पेश खिदमत है कहानी शहजादी का अगवा। वाजिद जब अपने गांव में दाखिल हुआ तो रात काफी बीत चुकी थी। पूरे गांव पर रात की स्याही ने पर्दा डाल रखा था। आसमान पर चांद ना चमक रहा होता तो उसे अपना रास्ता तय करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती। वो अपने घोड़े को दरमियानी रफ्तार से भगा रहा था। गांव की हदूद में दाखिल होते ही कुत्तों ने उसका इस्तकबाल किया। वो जोर जोर से भौंक रहे थे। कोई कुत्ता करीब आ जाता तो घोड़ा बिदकने लगता। इसलिए वाजिद को घोड़े पर जमे रहने में बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। उसका एक हाथ जख्मी था और दूसरे हाथ से उसने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग दिन भर के काम काज से फारिग होकर मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। गर्मियां रुखसत हो गई थीं और सर्दियों की आमद थी। ठंडी हवाएं शाम से चलना शुरू हो जाती थीं, इसलिए घरों के दरवाजों के साथ उनकी खिड़कियां भी बंद थीं। मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ वो आखिर अपने घर तक आ पहुंचा। अपने घर पहुंचकर उस पर अजीब सी खुशी तारी हो गई थी। वो रकाब में पाँव फंसा कर घोड़े से नीचे उतरा। नीचे उतरते हुए उसके मुंह से एक कराह निकल गई थी, क्योंकि उसके जख्मी हाथ की कोहनी घोड़े की पुश्त से टकरा गई थी और उसके जख्म में दर्द की लहरें उभरने लगी थीं। अपनी तकलीफ को जब्त करते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी और सोचने लगा कि उसकी माँ उसे यूं अचानक देखकर किस कदर खुश होगी। वो पूरे 2 साल बाद शहर से वापस अपने घर आया था। कभी कभी उसका छोटा भाई साजिद उसके पास शहर चला आया करता था और उसकी खैर खैरियत से माँ को आगाह कर दिया करता था। उसकी माँ उसे देखने के लिए तड़पती थी। वो एक बूढ़ी औरत थी और अक्सर बीमार भी रहा करती थी, इसलिए शहर जाकर अपने बेटे से मिलना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सफ़र की तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वाजिद 2 साल कबल अपने गांव से शहर गया था। गांव में कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि शहर जाकर किस्मत आजमाएगा। शहर में बहुत सारी नौकरियां उसकी मुंतजिर थीं। वो सबसे पहले एक बढ़ई के पास मुलाजिम हुआ। वो बढ़ई काफ़ी अच्छा आदमी था। वो वाजिद की मेहनत का पूरा मुआवजा देता था और वाजिद से इतनी नरमी और मुलायमत से बात करता था कि देखने वालों को ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाती थी कि उन दोनों से कौन मुलाजिम है और कौन मालिक। वाजिद उस बढ़ई की मुलाजमत कभी ना छोड़ता अगर बढ़ई को बार बार छींकने की आदत ना होती। बढ़ई की छींक बहुत खौफनाक होती थी और वाजिद के कान सुनकर दिया करती थी। चंद रोज बाद जहाँ बढ़ई की छींक की आवाज़ सुनकर वाजिद के कानों में साएं साएं होने लगती, वहीं अब सर दर्द भी शुरू होने लगा। वाजिद उसकी छींकों से तंग आ गया था और सोच रहा था कि उसकी छींकों का क्या इलाज करे कि एक रोज एक अजीब वाकया पेश आया। वाजिद एक नेमत खाना बना रहा था कि बढ़ई उसके पास किसी काम से आया। इतने में उसे छींक आ गई। वाजिद हथौड़ी से एक कील ठोंक रहा था। छींक की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा और वो ही हथौड़ी जो कील पर पड़ना थी उसके अंगूठे पर पड़ी। वाजिद बिलबिला कर रह गया। उसने हथौड़ी मारे गुस्से के दुकान से बाहर फेंक दी और उसी वक्त बढ़ई की नौकरी छोड़ छाड़ किसी दूसरे काम की तलाश में मसरूफ हो गया। उसके बाद उसने मेहनत मजदूरी भी की, एक धोबी के पास भी काम किया, मगर फिर वो शहर कोतवाल की मेहरबानी से सिपाही बन गया। हुआ यूं कि एक रोज जब वो कोतवाल के धुले हुए कपड़े देने गया तो उसे देखकर कोतवाल हैरत ज़दा रह गया। वाजिद एक लंबा तड़ंगा और खूबसूरत नौजवान था। कोतवाल ने कहा, जिस मुल्क में ऐसे नौजवान कपड़े धोने के काम पर लग जाएं, तो वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। वाजिद ने बड़े अदब से कहा, मैं ये काम आर्जी तौर पर कर रहा हूँ। जैसे ही कोई दूसरी अच्छी सी मुलाजमत मिल गई, ये काम छोड़ दूंगा। कोतवाल कुछ सोचते हुए बोला, मेरा एक सिपाही पिछले दिनों नौकरी छोड़कर चला गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी जगह भर्ती कर सकता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। वाजिद खुश होकर बोला। यूं वो एक सिपाही बन गया। उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और रहने के लिए एक घर भी मिल गया था। वो हर माह अपनी माँ को घर के खर्च के लिए एक माकूल रकम भिजवा दिया करता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक रोज़ कोतवाल ने उसे अपने घर बुलाया। वो वाजिद की खिदमत से बहुत मुतासिर था, क्योंकि वाजिद ने बहुत सारे मुजरिमों को कैद खाने की राह दिखाई थी। वो अपनी जहानत और फ़र्ज शनासी की बदौलत जराइम को ख़त्म करने की कोशिश में लगा रहता था और उसे इन कोशिशों में कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा था। शहर के तमाम लोग भी उसकी सलाहियतों से वाकिफ़ थे और उससे मोहब्बत करते थे, क्योंकि मुजरिमों की गिरफ्तारी के बायस अब न चोरी चकारी का डर था और न लूट मार का खदशा। कोतवाल को इस बात पर फख्र था कि उसने वाजिद को सिपाही बनाकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था।
वो अब हर मुश्किल काम में वाजिद से सलाह मशवरा कर लिया करता था। कोतवाल के बुलाने पर जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने कोतवाल को बहुत फिक्रमंद देखा। वाजिद ने उससे उसकी फिक्रमंदी की वजह पूछी तो कोतवाल बोला, वाजिद, आज मैं शहबाज डाकू की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। एक मर्तबा तुमने उसको वजीर के घर चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था, मगर उसने कैद खाने से फरार होकर अब अपना एक बहुत बड़ा गिरोह बना लिया है और अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर शरीफ शहरियों का सुकून दरहम बरहम करने पर तुला हुआ है। शहर में आए दिन लूट मार और चोरियों की वारदातें हो रही हैं। जो कोई उनकी राह में रुकावट बनता है वो उसे ठिकाने लगा देते हैं। मैंने इन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए काफी कोशिश करके देख ली है, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने मेरे 7 सिपाहियों को हलाक और 11 को जख्मी भी कर दिया है। अब ये फर्ज मैं तुमको सौंपता हूँ कि तुम शहबाज डाकू और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। वाजिद ने कोतवाल से इस बात का वादा कर लिया था कि वो शहबाज डाकू और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेगा और फिर 1 हफ्ते के बाद ही उसने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। वो शहबाज डाकू की तलाश में सरगर्दां था। शहबाज डाकू अपने साथियों के साथ पहाड़ों के गारों में रहता था। वाजिद जब एक रोज उसे तलाश करता हुआ वहां पहुंचा तो उसकी मुठभेड़ शहबाज डाकू और उसके 3 साथियों से हो गई। वाजिद ने उन्हें ललकारा और फिर वहां एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि वाजिद अकेला था, मगर वो इस बेजिगरी से लड़ा कि शहबाज डाकू के तीनों साथी मारे गए। ये सूरत हाल देखकर शहबाज डाकू ने फरार होने की कोशिश की। वो अपने दूसरे साथियों तक पहुंचकर उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था। उसके ये साथी एक खुफिया गार में बैठे शराब पीने में मसरूफ थे, मगर वाजिद ने उसको भागने की मोहलत ही ना दी। उसने बड़ी फुर्ती के साथ कमंद निकालकर शहबाज डाकू की तरफ फेंक कर जो एक जोरदार झटका दिया तो शहबाज डाकू अपने घोड़े से फिसलकर पथरीली जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वाजिद ने एक रस्सी से उसकी मशकें कसकर अपने घोड़े पर लादा और लाद कर कोतवाल के सामने पेश कर दिया। वाजिद के इस कारनामे ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। कोतवाल ने उसे बहुत शाबाश दी और बादशाह ने बहुत सा इनाम दिया। शहबाज और उसके साथी डाकुओं से लड़ते हुए वाजिद का एक बाजू उनमें से किसी की तलवार से जख्मी हो गया था। इसलिए कोतवाल ने उसे 1 माह की छुट्टी दे दी और उसे मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे तबीब से अपना इलाज करवाए और खूब आराम करे। सारा मसला शहबाज डाकू की गिरफ्तारी का था। उसकी वजह से ही उसके साथियों की हिम्मतें बढ़ी हुई थी। शहबाज डाकू तो गिरफ्तार हो ही चुका था। अब कोतवाल को उसके साथियों का खदशा न था। 1 माह की छुट्टी मिली तो वाजिद ने घर जाने का फैसला कर लिया। उसने शहर से अपनी माँ और भाई के लिए ढेर सारे कपड़े और दूसरी चीजें खरीदी और गांव की तरफ चल पड़ा। उसने अपना सफर दोपहर को शुरू किया था और अब तकरीबन आधी रात को वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खुलने का मुंतजिर था। कुछ देर बाद उसने दोबारा दस्तक दी। अंदर से उसकी माँ नींद में डूबी हुई आवाज में बोली, कौन है? इस अरसे में शायद उसके छोटे भाई साजिद की भी आंख खुल गई थी। उसने बुलंद आवाज से कहा, माँ, इतनी रात गए कोई शरीफ आदमी तो हरगिज नहीं हो सकता। इसके साथ ही किसी के कदमों की चाप दरवाजे की तरफ आती सुनाई दी। साजिद की बात सुनकर वाजिद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला। दरवाजा साजिद ने खोला था। वो आंखें मलता हुआ हैरत से वाजिद को देखने लगा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के असरात थे। फिर उसने अंदर की तरफ मुंह करके पुरमसरत आवाज में चीख कर कहा, माँ, मैं न कहता था कि इतनी रात गए कोई शरीफ आदमी तो हरगिज नहीं हो सकता, तो मेरी बात दुरुस्त निकली है। ये कहकर वो हंसने लगा और वाजिद से लिपट गया। उनकी माँ भी वहीं आ गई थी। उसने भी वाजिद को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बेयकीनी से वाजिद को घूरती रही। फिर यकायक उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो वाजिद को सीने से लगाकर रोने लगी। साजिद ने इतनी देर में वाजिद का घोड़ा अस्तबल में बांधकर उसे दाना पानी डाल दिया था। वो इस काम से फारिग होकर वहां आया तो वाजिद माँ से बातें कर रहा था। वो खामोशी से एक तरफ बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। वाजिद ने उन्हें बताया कि वो शहबाज डाकू से लड़ते हुए जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से कोतवाल ने उसे 1 माह की छुट्टी दे दी है। फिर उसने माँ और साजिद को वो अशरफियाँ दिखाईं जो बादशाह ने शहबाज डाकू को गिरफ्तार करने के सिले में उसे इनाम में दी थी। माँ उसके जख्मी होने का सुनकर फिक्रमंद हो गई थी। उसने जल्दी से उसका जख्म देखा। जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था। माँ अफसुर्दा नजर आने लगी और बोली, ये जख्म तो बहुत गहरा है। सुबह हकीम साहब को दिखाना पड़ेगा। अपने हाथ को हिलाना जुलाना नहीं, वरना जख्म मजीद खराब हो जाएगा।
फिर उसने बादशाह की तरफ से इनाम में दी गई तमाम अशरफियों को एहतियात से गिनकर एक बर्तन में रखकर कमरे में जमीन खोदकर उसमें दबा दिया। वाजिद को भूख लग रही थी। माँ ने जल्दी जल्दी कुछ रोटियां पकाईं। साजिद ने छुरी उठाई और डब्बे में से एक मोटा सा मुर्ग निकाल कर उसे ज़िबा करने के लिए सहन में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वापस आया तो खाली हाथ था। मुर्गा ज़िबा कर दिया? माँ ने पूछा। मैं उसकी गर्दन पर छुरी फेरने ही वाला था कि वो फड़फड़ाया और मेरी गिरफ्त से निकलकर उड़कर दीवार पर जा बैठा। अब वो गालबन छत पर होगा। तुम इजाज़त दो तो मैं छत पर चढ़ जाऊं और उसे पकड़ लाऊं। साजिद ने कहा, तुमसे तो कोई काम कराना ही बेकार है। उसकी माँ ने मुंह बनाकर कहा, अब छत पर भाग दौड़ करोगे तो लोग चोर समझकर पकड़ लेंगे। साजिद शर्मिंदा सा हो गया था। माँ शाम का सालन गर्म करने लगी। वाजिद को गांव में आए हुए तीसरा दिन था और उसका दिल गांव में लग गया था। वो दिन भर अपने बचपन के दोस्तों के साथ खुले मैदान में सायेदार दरख्तों के नीचे बैठा बातें करता रहता। उसके हाथ का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था। गांव का हकीम उसका इलाज कर रहा था और उसने उसे मशवरा दिया था कि वो कम से कम 15 दिन तक हाथ को हरकत ना दे। हरकत करने और हिलने जुलने से जख्म का मुंह खुल जाता था और रिसने लगता था। बहरहाल वाजिद हकीम साहब के मशवरे पर पूरी तरह अमल कर रहा था। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ एक घने दरख्त के नीचे बैठा बातों में मसरूफ था कि अचानक उसने साजिद को अपनी तरफ आते देखा। साजिद के साथ एक लड़का भी था। वो दोनों जब करीब आए तो वाजिद उस लड़के को पहचान गया। वो कोतवाल का बेटा जावेद था। साजिद ने कहा, वाजिद भाई, ये आपको तलाश करते फिर रहे हैं। वाजिद ने जावेद को बड़ी इज्जत से बिठाया और उसके आने की वजह दरियाफ्त की। उसने जवाब दिया, अब्बाजान ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने आपको फौरन बुलाया है क्योंकि शहबाज डाकू के साथियों ने बादशाह सलामत की बेटी शहजादी निगहत को अगवा कर लिया है और पैगाम भेजा है कि अगर उनके सरदार शहबाज डाकू को ना छोड़ा गया तो वो शहजादी निगहत को कत्ल कर देंगे। जावेद की बात सुनकर वाजिद सकते में रह गया। फिर यकायक उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी फैल गई। वो दांत पीस कर बड़बड़ाया, अच्छा, तो उन डाकुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि बादशाह सलामत से टक्कर लेने पर आमादा हो गए हैं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर वाजिद भाई, आपको तो आराम करने का मशवरा दिया गया है। साजिद जल्दी से बोला, अगर आपके हाथ का जख्म बिगड़ गया तो इसमें जहर फैल सकता है। ये बात हकीम साहब ने मुझे बताई थी। हकीम साहब को वहम हो गया है, मुझे कुछ नहीं होगा। वाजिद ने लापरवाही से कहा, उन्हें इस बात का वहम नहीं बल्कि यकीन है। सुबह ही मैंने अपने हाथ पांव काटने वाली आरी पर धार लगाते हुए देखा है। कह रहे थे वाजिद लापरवाह लड़का है, अपने जख्म को जरूर खराब कर लेगा, इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूँ ताकि वक्त पर तमाम चीजें तैयार मिल जाएं। साजिद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कुछ भी हो साजिद, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। वाजिद ने उसे समझाते हुए कहा, मैं शहजादी को तलाश करने की कोशिश करूंगा। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। साजिद ने अचानक कहा। वाजिद चौंक कर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं मेरे भाई, ये काम बहुत खतरनाक होते हैं। तुम अभी 21-22 साल के लड़के हो। ये ठीक है कि तुम शमशीर जनी के माहिर हो और लड़ाई भिड़ाई भी कर लेते हो, मगर डाकुओं वगैरह से कैसे निमटना है, तुम्हें इन कामों का कोई तजर्बा नहीं। जावेद उनकी गुफ्तगू से उकता गया था। बेजारी से बोला, हाँ तो आप क्या कह रहे थे? जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे वापस भी जाना है। वाजिद भाई की बजाय मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। साजिद ने जावेद का हाथ पकड़ा और वहाँ से उस तरफ चल दिया जहाँ जावेद का घोड़ा एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था। वाजिद ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो खामोशी से उन्हें जाता देखता रहा। कोतवाल का लड़का जावेद एक अक्खड़ दिमाग का नौजवान था। उसे साजिद की मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। जब वो अपने घोड़े के पास पहुंचा तो उसने खुश्क लहजे में कहा, मेरे अब्बा ने वाजिद को बुलाया था, तुम्हें नहीं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? साजिद ने उसे घूरते हुए रुखाई से पूछा, मैं तुम्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं हूँ। अपने अब्बा से कह दूंगा कि वाजिद मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। इस हुक्म अदूली पर उसे नौकरी से जवाब भी मिल सकता है। जावेद ने जवाब दिया, मगर मेरे भाई की हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी दूर का सफर कर सके। तुम देख रहे हो वो जख्मी है। साजिद ने उसे समझाना चाहा, मैं कुछ नहीं जानता। जावेद बिफर कर बोला, मेरे अब्बा का हुक्म ना मानकर तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अच्छा, अब बहुत हो चुका, अपने बाप से जाकर कह दो कि वाजिद नहीं आएगा। साजिद ने तलख लहजे में कहा और झटके से हाथ छुड़ाकर वहां से चल दिया। इस तौहीन पर जावेद का मुंह लाल भभोका हो गया था। उसकी तेज नजरें बहुत देर तक साजिद का ताकुब करती रही थी।
پھر اس نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر بیٹھ کر اسے ایڑ لگا دی اور تیز رفتاری سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ساجد وہاں سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو پورا قصہ سنایا اور بولا، ماں، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ شہزادی نگہت کو ڈاکوؤں کی قید سے نجات دلاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں دہل گئی، گھبرا کر بولی، یہ بہت خطرناک کام ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ماں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اگر میں نے اس خطرناک کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر مجبوراً واجد بھائی کو ہی اس کام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور تم تو جانتی ہو ان کا ہاتھ زخمی ہے، کس قدر دشواری پیش آئے گی بیچارے واجد بھائی کو۔ ساجد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں لڑکے مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اس واجد کے بچے کو کس نے کہا تھا کہ سپاہی بن کر مجرموں کے پیچھے دوڑتا پھرے؟ اور اب تم ایک ہو جو ان خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں سے ٹکر لینے کی سوچ رہے ہو۔ اس سے تو یہ اچھا تھا کہ میرے لڑکیاں پیدا ہو گئی ہوتی، آرام سے گھر میں تو بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں نے ساجد کو گھورتے ہوئے نہایت غصے سے کہا۔ ساجد منہ سے کچھ نہ بولا۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے بدلے اور اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا۔ اس کی ماں جانے کیا کیا بڑبڑاتے ہوئے اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی تاکہ وہ سفر کے دوران بھوکا نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر ساجد اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہزادی نگہت کے اغوا اور ڈاکوؤں کے مطالبے نے ملکہ اور بادشاہ دونوں کو ہی سخت پریشان اور غمگین کر دیا تھا۔ بادشاہ ایک اصول پرست آدمی تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں کی شرط کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی اور ملک میں جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ ملکہ کو بادشاہ کی عادات سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے غم میں نہایت غمزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بار بار بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ وہ شہباز ڈاکو کو رہا کر دے تاکہ اس کے ساتھی اس کی بیٹی کو رہا کر دیں، مگر بادشاہ نے ہر دفعہ سختی سے اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ آخر کار ملکہ بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ ادھر بادشاہ اپنی بیٹی کی رہائی کے سلسلے میں کوشاں تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہباز ڈاکو کو رہا کیے بغیر ہی اس کی بیٹی اسے مل جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان ڈاکوؤں کی تلاش میں اپنی فوج کے ذریعے تمام پہاڑ کھنگال ڈالے، مگر اس پر یہ انکشاف ہوا کہ ڈاکوؤں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے اور اب کسی دوسری جگہ رہ رہے ہیں۔ شہباز ڈاکو کے ساتھیوں نے بادشاہ کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ بادشاہ اسی 1 ہفتے میں ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر انہیں کیسے تلاش کروائے۔ اس وقت بھی وہ اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ ایک غلام اس کے کمرے میں آیا اور نہایت ادب سے بولا، جہاں پناہ، ایک نوجوان جو اپنے آپ کو واجد سپاہی کا بھائی بتاتا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ واجد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے ہی شہباز ڈاکو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس نوجوان کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ غلام ادب سے جھک کر الٹے قدموں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ساجد وہاں پر آیا اور بادشاہ کو سلام کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت نے بادشاہ کو کافی متاثر کیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے نوجوان، تم ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہمارے بہادر سپاہی واجد کے بھائی ہو۔ وہ ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، وہ اب کیسا ہے؟ ساجد نے جواب دیا، جہاں پناہ، ان کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب نے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میرا نام ساجد ہے، میں واجد بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آج کوتوال صاحب نے میرے بھائی کو طلب کیا تھا۔ وہ شہزادی صاحبہ کے اغوا کے سلسلے میں واجد بھائی سے ملنا چاہتے تھے، مگر ان کی خراب حالت کے پیش نظر میں نے انہیں روک دیا اور اب خود حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں تاکہ شہزادی صاحبہ کو ان کی قید سے رہائی دلائی جا سکے۔ بادشاہ ساجد کو دیکھتے ہوئے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ساجد کی بات ختم ہوئی تو وہ بولا، مگر یہ کیسا رہے گا کہ ہم شہزادی کے بدلے شہباز ڈاکو کو رہا کر دیں؟ اس کا تو صاف مطلب یہ ہوگا کہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ چند ڈاکوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ نہیں جہاں پناہ، شہباز ڈاکو کی رہائی آپ جیسے بادشاہ کی شکست اور بے بسی کی علامت ہوگی۔ بادشاہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ساجد کا شانہ تھپ تھپایا اور بولا، ذہین نوجوان، تم سچ کہہ رہے ہو۔ پھر بادشاہ نے ساجد کو اپنے پاس بٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہمارے پاس صرف 6 دن ہیں۔ شہزادی کا اغوا کل ہوا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے
کہ تم इन 6 दिनों में हमारी शहजादी को रिहा करवा लोगे। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। अगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की तो मैं यकीनन कामयाब हो जाऊंगा, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर इन डाकुओं ने शहजादी साहिबा को इतनी आसानी से कैसे अगवा कर लिया। हम भी इस बात को समझने से कासिर हैं। बादशाह गहरी सांस लेकर बोला, हमें तो शहजादी के अगवा का उस वक्त पता चला था जब एक तीर महल के सदर दरवाजे में आकर लगा। वो तीर जाने किसने फेंका था। उसमें एक खत बंधा हुआ था। उस खत में तहरीर था कि हमारे सरदार शहबाज को रिहा कर दिया जाए, वरना शहजादी निगहत को कत्ल कर दिया जाएगा। सरदार शहबाज की रिहाई 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। हमने पूरा महल छान मारा, मगर शहजादी वहाँ होती तो मिलती। पहरेदारों ने भी इस बात से लाइल्मी जाहिर कर दी कि उन्होंने शहजादी को बाहर जाते देखा है। साजिद कुछ सोचने लगा, फिर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो शहजादी का कमरा देखना चाहता है। बादशाह ने ताली बजाई। एक गुलाम फौरन कमरे में दाखिल हुआ। बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि साजिद को शहजादी का कमरा दिखा दिया जाए। गुलाम साजिद को साथ लेकर बाहर निकल गया। बादशाह की बात को सुनकर साजिद को जाने क्यों ये यकीन हो गया था कि शहजादी का अगवा उसके कमरे से ही हुआ है। उसे पता चला था कि महलों में तहखाने भी होते हैं। हो सकता है कि शहजादी को अगवा करने वाले उसे तहखाने के रास्ते ही ले गए हों। ये सोचकर उसने शहजादी का कमरा देखने की ख्वाहिश की थी। गुलाम उसे शहजादी के कमरे में ले आया था। कमरा बेहद खूबसूरत था और उसे बड़ी नफासत से सजाया गया था। साजिद चारों तरफ नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगा और फिर उसी वक्त उसकी नजर एक खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी जो पिंजरे में बंद थी और पिंजरा खिड़की में लटका हुआ था। साजिद ने इस बात को महसूस किया कि चिड़िया उसी की तरफ देख रही है। वो सर झटक कर गुलाम की तरफ मुड़ा, मगर गुलाम वहां से जा चुका था। साजिद चंद लम्हे तक कुछ सोचता रहा, फिर वापस उस कमरे में आया जहां बादशाह मौजूद था। बादशाह सलामत, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजादी साहिबा को तहखाने के रास्ते अगवा करके ले जाया गया हो। उसकी बात सुनकर शहजादा उछल पड़ा और बेताबी से बोला, तुमने एक बहुत ही मुश्किल गुत्थी सुलझा दी है। हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर शहजादी को किस तरह ले जाया गया होगा। अगवा करने वालों ने यकीनन इस मकसद के लिए तहखाने का रास्ता इस्तेमाल किया होगा। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो। शुक्रिया जहाँपना, मैं वो तहखाना देखना चाहता हूँ। साजिद ने कहा। बादशाह उठते हुए बोला, हमारे साथ आओ। वो दोनों दोबारा शहजादी के कमरे में आए। बादशाह ने शहजादी के कपड़ों की अलमारी का एक पट खोलकर उसे अंदर की तरफ धकेला। इस अमल के साथ ही कमरे में गड़गड़ाहट सी हुई और कमरे के फर्श में एक चौकोर खला नमूदार हो गई। साजिद ने आगे बढ़कर इस खला में झांका। वहां उसे सीढ़ियां नजर आईं। वो इस खला में उतर गया। बादशाह भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही दोनों ने सीढ़ियों से उतरकर तहखाने के फर्श पर पांव रखा, ऊपर खला एक हल्की सी आवाज से बंद हो गई। अचानक कुछ दूर साजिद एक सुर्ख रंग की मखमली जूती देखकर चौंक पड़ा। उसने उसे उठा लिया। बादशाह ने भी उसे वो जूती उठाते देख लिया था। वो झपट कर आगे बढ़ा और तकरीबन चीखते हुए बोला, ये जूती शहजादी की है। तो अब ये बात साफ हो गई है कि शहजादी साहिबा इसी तहखाने से ले जाई गई हैं। साजिद एक गहरी सांस लेकर बोला। बादशाह ने रुंधी हुई आवाज में कहा, इस तहखाने का दूसरा दरवाजा एक करीबी जंगल में खुलता है। ये तहखाने इसलिए बनवाए गए थे कि खतरे के वक्त इनको इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद साजिद ने पूरा तहखाना छान मारा, मगर उसे कोई ऐसी चीज ना मिल सकी जिससे कुछ पता चलाया जा सकता। थक हार कर वो वापस हो लिया। बादशाह ने दीवार में नस्ब एक कुंडे को खींचा तो सीढ़ियों की खला फिर नमूदार हो गई। वो दोनों तहखाने से बाहर निकले। उनके बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद वो खला फिर बराबर हो गई। कमरे से निकलते हुए साजिद की नजर फिर पिंजरे में कैद चिड़िया पर पड़ी। वो साजिद की तरफ ही देख रही थी। अचानक वो चिल्लाने लगी और अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बादशाह के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पिंजरे के पास आया और उसका दरवाजा खोलते हुए बोला, नन्ही चिड़िया, जब तुम्हारी मालकन आजाद थी तो तुम कैद में थी। अब तुम्हारी मालकन कैद में है तो आजादी तुम्हारा हक बन गई है। हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। ये कहकर बादशाह ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को उड़ा दिया। उसकी आंखें भीग गई थीं और वो बेहद गमगीन नजर आने लगा था। साजिद उसका गम अच्छी तरह समझता था। उसने बादशाह को मजीद परेशान करना मुनासिब ना समझा और उससे इजाज़त लेकर वापस उस सराय में आ गया जहां वो ठहरा हुआ था। वो आराम और सुकून से लेटकर कुछ सोचना चाहता था। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर गिर गया
उसकी आंखें छत पर लगी हुई थीं और जहन शहबाज डाकू के साथियों के मुतल्लिक सोच रहा था। अचानक वो ची ची की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। उसने गर्दन घुमाई और फिर ये देखकर उसे शदीद हैरानी से दो चार होना पड़ा कि वही चिड़िया जो शहजादी के कमरे में पिंजरे में बंद थी और जिसे बादशाह ने आज़ाद कर दिया था, अब उसके कमरे की खिड़की में बैठी चूं चूं कर रही थी। साजिद बिस्तर पर उठकर बैठ गया और टिकटिकी बांध कर चिड़िया को देखने लगा। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ी और उसके हाथ पर आकर बैठ गई। साजिद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चिड़िया इसके पीछे क्यों लग गई है। वो जब शहजादी के कमरे में था तो उसे गौर से देख रही थी और अब ये सराय में भी आ गई है। वो उलझन भरी नजरों से चिड़िया को देखने लगा। चिड़िया उसकी हथेली पर अपनी चोंच रगड़ने लगी। अच्छी चिड़िया, क्या बात है? साजिद ने पूछा। उसकी बात सुनते ही चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। साजिद हंस पड़ा और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे चिड़िया के सर पर कोई सख्त सी चीज महसूस हुई। उसने जल्दी से उसके सर को टटोल कर देखा तो उसे वहां पर एक कील गड़ी हुई नजर आई। उसने हैरत भरे अंदाज में इस कील को बाहर की तरफ घसीट लिया। कील के निकलते ही वो खूबसूरत चिड़िया साजिद के हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई और जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक हल्का सा धमाका हुआ और वो चिड़िया जो एक खूबसूरत नौमर परिजात में तब्दील हो गई। ये तमाम माजरा देखकर साजिद हैरान रह गया था। वो परिजात जमीन पर से उठा और शुक्रगुजार अंदाज में बोला, जनाब, मैं किस ज़बान में आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं हमेशा एक चिड़े के रूप में रहता। हालांकि बादशाह ने मुझे आज़ाद तो कर दिया था, मगर वो जादू की कील तो आपने ही मेरे सर से निकाल ली थी। मैं हैरान हूँ कि ये सब क्या है, तुम कौन हो? साजिद ने उलझन ज़दा लहजे में सवाल किया। मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा, मगर इससे पहले ये खुशखबरी भी सुन लीजिए कि मैं शहजादी निगहत के अगवा के मुतालिक आपको तफसील से बता सकता हूँ। परिजात बोला। उसकी बात इतनी हैरत अंगेज थी कि साजिद मारी खुशी के गुंग होकर रह गया। परिजात ने दोबारा कहना शुरू किया, मेरा घर परिस्तान में है। मेरे अब्बा वहाँ के एक अमीर ताजिर हैं। मैं अपनी अम्मी का अकलौता लड़का हूँ। उनके लाड प्यार की वजह से मैं बहुत शरारती हो गया था। एक रोज मैंने वहाँ के एक जादूगर के बाग में घुसकर खूब तोड़ फोड़ की। उसके बहुत सारे फूल तोड़कर घास पर इधर उधर फैला दिए। दरख्तों से कच्चे पक्के फल तोड़कर कुछ को खाया, कुछ वहीं फेंक दिए। पानी के तालाब में बहुत सी सूखी घास डाल दी और फिर मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि वो जादूगर वहाँ पर आ गया। उसने जो अपने बाग का ये हशर देखा तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। वो बूढ़ा आदमी था। मैंने चाहा कि उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करा के भाग जाऊं, मगर इससे पहले कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, उसने ये जादू की कील मेरे सर में गाड़ दी और यूं मैं एक परिजात से चिड़ा बन गया। मैं वहां से उड़कर अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक तरफ को जा रहा था कि चंद शरीर परिजात बच्चे मुझे पत्थरों से मारने लगे। उनसे जान छुड़ाकर भागा तो एक खौफनाक किस्म का उकाब मेरे पीछे लग गया। मैं पूरी कुव्वत से उड़ने लगा, फिर उस उकाब से भी पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। इस भाग दौड़ की वजह से मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। एक जगह मैंने जमीन पर दाना पड़ा देखा तो खुशी से बाछें खिल गईं। मैं दाने पर झपट पड़ा, मगर अभी मैंने दाने पर चोंच मारी ही थी कि एक जाल मुझ पर आ पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था क्योंकि मुझे एक शिकारी ने कैद कर लिया था। उसने और भी बहुत से परिंदे पकड़े थे, उनके साथ मुझे भी बंद कर दिया। मैं चूंकि एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा था, इसलिए उसने मुझे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह सलामत मुझे देखकर बहुत खुश हुए। शिकारी को इनाम और इकराम से नवाजा और मुझे शहजादी निगहत के हवाले कर दिया। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करने लगी। अपने हाथ से दाना पानी देती। मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि अब मैं हमेशा चिड़ा ही बना रहूँगा। मगर मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि सब लोग मुझे चिड़े की बजाय चिड़िया समझते थे। अगर परिंदों को बोलना आता होता तो मैं सबको बता देता कि मैं चिड़िया नहीं, चिड़ा हूँ। अभी कुछ देर पहले जब मैं चिड़े के रूप में था और आपने मुझे चिड़िया कहकर मुखातिब किया था तो मेरे आंसू निकल आए थे। तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीबोगरीब है। साजिद ने उसकी कहानी से मुतासिर होकर कहा, तुम्हें अब सीधा यहाँ से अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में किस कदर परेशान होंगे। हाँ, ये तो है, मेरी अम्मी का वाकई बहुत बुरा हाल होगा। वो मेरी याद में बहुत रोती होंगी। अब्बा को ज्यादा अफसोस ना होगा। वो तो पहले ही मुझे बहुत नालायक समझते थे।
परिजाद ने बड़ी उदासी से कहा, अरे ये बात नहीं, सब बच्चों के अब्बा अपने बच्चों को ऐसा ही समझते हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? साजिद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मगर ये तो बताओ कि तुम शहजादी के अगवा के बारे में मुझे क्या बताने वाले थे? ओह, बातों में लगकर मैं आपको उसके मुतालिक तो बताना ही भूल गया। चूँकि मैं पिंजरे में बंद हर वक्त शहजादी के कमरे में रहता था, इसलिए मैंने शहजादी के अगवा का मंजर भी अपनी आंखों से देखा था। मुझे शहबाज डाकू और उसके साथियों की कहानी मालूम हो गई थी। जाहिर है शहबाज डाकू के साथियों को मालूम नहीं था कि तहखानों के खुफिया रास्ते कहाँ कहाँ हैं, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में शहजादी की खास कनीज फरीदा की मदद हासिल की थी। शहजादी के अगवा वाले रोज मेरे पेट में दर्द हो रहा था। सुबह शहजादी ने मुझे बादाम और किशमिश खिलाई थी। वो बहुत मज़ेदार थी और मैंने ज़्यादा तादाद में खा ली थी। वो दोपहर का वक्त था। शहजादी साहिबा खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गईं और थोड़ी देर बाद सो गईं। मैं दर्द से कराह रहा था कि अचानक फर्श पर एक खला नमूदार हुई और उसमें से शहजादी साहिबा की कनीज फरीदा और 4 डाकू बरामद हुए। मैं हैरत से उन्हें देख रहा था। अचानक उनमें से एक डाकू को छींक आई, जिसकी वजह से शहजादी साहिबा की आंख खुल गई। वो पांचों जल्दी से फिर खला में उतर गई। शहजादी साहिबा को कुछ शक हो गया था। वो उठी और फिर उनकी नज़र तहखाने के रास्ते पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से जूते पहने और तहखाने के रास्ते की तरफ बढ़ीं। फिर अभी वो तहखाने में झांक ही रही थीं कि उन्हें किसी ने पकड़कर अंदर की तरफ घसीट लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं, क्योंकि कमरे का फर्श बराबर हो गया था। अगर आप शहजादी साहिबा को तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कनीज फरीदा से पूछगिछ करना पड़ेगी। साजिद बड़े गौर से परिजाद की बातें सुन रहा था। उसके खामोश होने पर एक तवील सांस लेकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ये सब बातें ना बताते तो शहजादी निगहत को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर उसने सराय के खादिम को बुलाकर खाना लाने का कहा। खाना खाकर परिजाद साजिद से बातों में मसरूफ हो गया। उन्हें बातें करते करते काफ़ी देर हो गई थी। सूरज गुरूब होने वाला था। साजिद चौंक कर बोला, बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अब तुम अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ और अंधेरा फैलने से पहले अपने घर पहुंचने की कोशिश करो। परिजाद जल्दी से खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पर फड़फड़ाए और साजिद को खुदा हाफिज कहकर खिड़की से उड़ता हुआ परिस्तान की जानिब रवाना हो गया। उसे रुखसत करके साजिद बादशाह सलामत से मिलने के लिए चला गया। बादशाह को जैसे ही साजिद के आने की इत्तला मिली, वो भागा भागा उसके पास पहुंचा। उसके कुछ सोचने से पहले ही साजिद ने उससे कहा, जहां पना, कामयाबी हमसे सिर्फ चंद कदम दूर है। मैं सब काम बड़ी खामोशी से करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बादशाह सलामत ने कहा, हम अभी शहर कोतवाल को हुक्म दे देते हैं कि वो सिपाहियों का दस्ता तुम्हारे साथ कर दे। साजिद ने कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, पहले मैं शहजादी साहिबा की ख़ास कनीज़ फरीदा से मिलना चाहता हूँ, उससे चंद बातें मालूम करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने उसकी ख्वाहिश फ़ौरन ही पूरी कर दी और एक गुलाम को भेजकर कनीज़ फरीदा को बुला लिया गया। साजिद बादशाह से इजाज़त लेकर फरीदा को एक खाली कमरे में लाया और उससे बोला, नमक हराम कनीज़, तेरी चालाकी का राज खुल गया है। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो मुझे इस बात से आगाह कर दे कि शहजादी साहिबा को कहाँ रखा गया है और शहबाज डाकू के बकिया साथियों ने कहाँ पनाह ले रखी है। साजिद की बातें सुनकर फरीदा का चेहरा मारे खौफ के सफ़ेद पड़ गया। वो समझ गई थी कि उसका राज फाश हो गया है। वो थर थर काँपने लगी और बोली, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। शहबाज डाकू के साथियों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी मदद ना की तो वो मेरे बाप को कत्ल कर देंगे। मेरा बाप उनकी कैद में है। मैं चूँकि शहजादी साहिबा की बहुत ही ख़ास कनीज़ हूँ, इसीलिए उन डाकुओं ने मेरी मदद हासिल करने के लिए मेरा इंतखाब किया था, क्योंकि मैं महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ और तहखानों के रास्ते भी मुझे मालूम हैं। वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? साजिद ने पूछा। उन्होंने मेरे बाप को भी शहजादी साहिबा के साथ कैद कर रखा है और वो मेरे घर में ठहरे हुए हैं। वो कुल 15 अफराद हैं। दिन भर मेरे घर में छुपे रहते हैं और रात होती है तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। फिर भी उनके 4 साथी हर वक्त घर में ही रहते हैं। ठीक है, मैं अभी उनका बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर साजिद वहाँ से चला गया। उसने कनीज़ फरीदा को सिपाहियों की निगरानी में दे दिया था और उन्हें ताकीद कर दी थी कि वो उसे कहीं न जाने दें। बादशाह उससे कनीज़ फरीदा की निगरानी का सबब पूछना चाहता था, मगर साजिद ने कहा कि वो बहुत जल्द उसे तमाम हालात से बाखबर कर देगा।
फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर फरीदा के मकान की तरफ चल पड़ा। सूरज गरूब हो गया था और हल्की हल्की तारीकी फैलने लगी थी। फरीदा का मकान उसे जल्द ही मिल गया। उसका दरवाजा बंद था। साजिद उसके मकान के कुछ फासले पर खड़ा होकर सोचने लगा कि डाकुओं को किस तरकीब से बेबस करे। अगर वो चाहता तो बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर डाकुओं पर हल्ला बोल सकता था, मगर उससे इस बात का भी खतरा था कि डाकू अपनी जिंदगी से मायूस होकर शहजादी को भी खत्म कर देते। वो उन्हें चालाकी से बेबस करना चाहता था। उसे फरीद की बात भी याद आई कि डाकू रात को घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। ये सोचकर उसे एक तरकीब सूझ गई और वो एक मुनासिब सी जगह देखकर वहां पहुंचकर बैठ गया और रात की स्याही गहरी होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि फरीदा के घर का दरवाजा खुला और डाकू 2-2, 3-3 की डोलियों में वक्फे वक्फे से बाहर निकलने लगे। जब 11 डाकू बाहर निकल आए तो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर लिया। इसका मतलब था कि अब शहजादी की निगरानी के लिए सिर्फ 4 डाकू अंदर बाकी बचे थे और 4 डाकुओं पर काबू पाना साजिद के लिए कुछ मुश्किल बात न थी। वो अपने घोड़े को घर के करीब लाया और उसकी पुश्त पर खड़ा होकर दीवार पर चढ़ा और फिर फुर्ती से अंदर कूद गया। अब ये उसकी बदकिस्मती थी कि चारों डाकू सहन में ही थे। उन्होंने साजिद को अंदर कूदते हुए देख लिया था। वो फौरन ही तलवारें निकालकर उस पर झपटे। इतनी देर में साजिद भी संभल गया था। उसने भी तलवार निकाल ली और फिर वहां एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। साजिद अकेला था मगर वो इन चारों पर भी भारी पड़ रहा था। उसने तलवार चलाने की तरबियत अपने भाई वाजिद से हासिल की थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और थोड़ी देर बाद उसने उन चारों को जेर कर लिया। उनकी लाशें सहन में इधर उधर बेतरतीबी से पड़ी थीं। उनसे निजात हासिल करके वो उस कमरे की तरफ भागा जिसमें शहजादी निगहत कैद थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। डाकुओं से मुकाबले के दौरान तलवारों की झनकार और उनकी चीखों की आवाजों ने उसे हिरासा कर दिया था। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। साजिद शहजादी की खूबसूरती देखकर शशदर रह गया। शहजादी बहुत हसीन और जमील और नाजुक थी। साजिद चंद लम्हे उसे टिकटिकी बांधकर देखता रहा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ पांव के गिर्द लिपटी हुई रस्सी को खोलने लगा। चंद लम्हे बाद शहजादी निगहत के हाथ पांव आजाद हो गए। उसी कमरे में एक बूढ़ा भी बंधा हुआ था जो यकीनन कनीज फरीदा का बाप था। साजिद ने उसे भी आजाद कर दिया और फिर शहजादी निगहत को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। शहजादी निगहत रिहाई पाने के बाद बेहद खुश थी। उसने कहा, बहादुर नौजवान, तुम कौन हो? इतने बहुत से डाकुओं से तुम्हें डर नहीं लगा? तुम अकेले थे और वो 4 थे। साजिद बोला, शहजादी साहिबा, मेरा नाम साजिद है। हमें अब फौरन इस जगह से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे डाकू आ जाएं। आपकी गुमशुदगी से बादशाह सलामत और मलका आलिया बहुत परेशान हैं। अब हम महल चल रहे हैं, वहां जाकर आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। ये कहकर उसने शहजादी निगहत को घोड़े पर बिठाया और तेज रफ्तारी से महल की जानिब चल पड़ा। जब वो शहजादी निगहत के साथ महल में पहुंचा तो उसे देखकर वहां एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मलका और शहजादी जो एक दूसरे से लिपट कर रोई हैं तो देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। साजिद बादशाह को एक तरफ ले गया और उसे जल्दी जल्दी तमाम वाकयात से आगाह करने के बाद उसने कहा, जहां पना, अब ये मुनासिब होगा कि आप कोतवाल को हुक्म दें कि वो सिपाहियों की एक बड़ी नफरी कनीज फरीदा के घर पर लगा दे ताकि जैसे ही दूसरे डाकू वापस आएं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने फौरन ही कोतवाल को तलब कर लिया। कोतवाल को जब पता चला कि साजिद वाजिद का छोटा भाई है और उसने शहजादी को डाकुओं की कैद से निजात दिलाई है तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसको खूब शाबाश दी। कोतवाल ने उसी रात शहबाज डाकू के तमाम साथियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। साजिद की सिफारिश पर कनीज फरीदा को भी माफ़ कर दिया गया क्योंकि वो डाकुओं की धमकी की वजह से बिल्कुल ही मजबूर हो गई थी। इन तमाम कामों से फारिग होकर अगले रोज साजिद ने बादशाह से अपने गांव जाने की इजाज़त तलब की। बादशाह बोला, साजिद, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बहादुर और ज़हीन नौजवान नहीं देखा। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी शहजादी निगहत से कर दें। साजिद अदब से बोला, आलीजाह, मैं एक गरीब आदमी हूँ। शहजादी साहिबा मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम गरीब नहीं रहोगे। बादशाह खुश दिली से मुस्कुरा कर बोला, गुस्ताखी माफ, मगर जहाँ पनाह, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हासिल करूँ अपनी मेहनत से हासिल करूँ। उसकी बात सुनकर बादशाह की आंखें चमकने लगीं। उसने साजिद को सीने से लगाकर कहा, यह तुमने बहुत अच्छी बात की है। दौलत वही अच्छी होती है जो इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए।
तुम एक बहादुर ज़हीन और खुददार लड़के हो। हमारी शहजादी की शादी तुम ही से होगी, ये हमारा फैसला है। हमें तुम्हारी बातें और आदतें बहुत पसंद आई हैं। किस्सा मुख्तसर, बादशाह ने अपनी बेटी की शादी साजिद से कर दी और दोनों को रुखसत कर दिया। साजिद शहजादी निगहत को लेकर अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ और वाजिद को तमाम कहानी कह सुनाई। इतनी हसीन और जमील बहू देखकर उसकी माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वाजिद भी अपने भाई की बहादुरी पर बहुत खुश था। उसने उसकी हिम्मत और जवान मर्दी की बहुत तारीफ की। वाजिद के हाथ का जख्म भी ठीक हो गया था। चंद दिनों के बाद उसकी भी वहीं गांव की एक लड़की से शादी हो गई। उसने अपनी माँ के कहने पर सिपाही की नौकरी भी छोड़ दी थी और दोनों भाइयों ने गांव में जमीन लेकर उस पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। वहां रहकर शहजादी निगहत को महल जैसा ऐशो आराम मुयस्सर नहीं था, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी। साल 6 महीने में वो महल का भी एक आध चक्कर लगा लिया करती थी, मगर अब इसका दिल महल में नहीं लगता था। बादशाह और मलका इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। सौदागर की बेटी, वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। काजी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जनाब, मैं शहर का मशहूर सौदागर वहीदुल हसन हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। उसके कपड़े बेहद मामूली थे और उनमें जगह जगह पैबंद भी लगे हुए थे। काजी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने इस रईस सौदागर वहीदुल हसन को आज तक नहीं देखा, मगर उसकी अमारत के किस्से जरूर सुन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो उसके गुलाम तक भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स वहीदुल हसन है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब, इसकी शक्ल तो वहीदुल हसन से बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया उस जैसा नहीं है। मैं वहीदुल हसन को बहुत करीब से जानता हूँ। उस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भर कर कहा, काजी साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूं मालूम होता है जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। अगर आप ही मेरी बात ना सुनेंगे तो फिर मैं अपनी दाद फरियाद लेकर किसके पास जाऊं? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा, तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस आदमी ने कहा, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक है। ये कल की बात है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल शिकार खेलने की गर्ज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। उस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्लो सूरत और कदो कामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो मुझे बाद में धोखा देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दी। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ रहे। रात ज्यादा हो गई तो उस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मौजूद शरबत सुर्ख रंग का था और उसमें से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके शरबत का गिलास मुंह से लगा लिया। अभी मैंने आधा शरबत ही पिया था कि मेरा सर चकराने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। अगले रोज मेरी आंख खुली तो मैं झोंपड़ी में अकेला था और ये शख्स वहां से गायब था। मेरे जिस्म पर मेरे कपड़े भी नहीं थे, बल्कि मैं उन फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर, मैं झोंपड़ी से निकला और बड़ी मुश्किलों से रास्ता तलाश करता करता अपने घर तक पहुंच गया। मगर उस वक्त मेरे सदमे की कोई इंतहा नहीं रही जब मेरे मुलाजमों ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर वहां से भगाने की कोशिश की। मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर उनमें से एक मुलाजिम ने मुझे जोर का धक्का देते हुए कहा कि वहीदुल हसन तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐन उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि ये मक्कार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी और मजबूरन मुझे वहां से भागना पड़ा।
اب میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف کا طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے جو اس خستہ حال شخص کے بیان کے مطابق وحید الحسن بن گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص عدالت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے حاضر ہوتے ہی کہا، جناب میں وحید الحسن سوداگر ہوں اور یہ میری بیٹی رخسانہ ہے۔ قاضی نے اس خستہ حال شخص کی جو خود کو وحید الحسن کہتا تھا پوری داستان دہرا دی، جسے سن کر وحید الحسن بولا، حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے مشابہت رکھتی ہے، مگر یہ شخص انتہائی چالاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے رخسانہ کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے؟ خستہ حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ وہ پر امید نظروں سے رخسانہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام موجود لوگوں کی نظریں سوداگر وحید الحسن کی بیٹی رخسانہ پر لگی ہوئی تھیں۔ قاضی کا سوال سن کر رخسانہ کچھ دیر تک چپ رہی، پھر اس نے قاضی سے کہا، جناب قاضی صاحب یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں ہے، میرے ابا جان تو یہ ہیں۔ یہ کہہ کر رخسانہ نے بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے شخص کی گردن میں باہیں ڈال دی، جو رخسانہ کی بات سن کر مسکرانے لگا تھا۔ رخسانہ کے فیصلے کو سن کر خستہ حال شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قاضی نے کہا، لڑکی کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہی تمہارے ابا جان ہیں؟ جی ہاں، میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے، میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دے گا۔ ظاہر ہے اس کی بات نے میرے ابا کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ کیوں ابا جان، آپ پریشان ہو گئے تھے نا؟ رخسانہ نے پوچھا۔ اس کے باپ نے بڑے زور سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ رخسانہ نے پھر ایک بات شروع کی، اپنے دشمن کی بات سے ابا جان بہت پریشان رہنے لگے، ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہونے لگا۔ انہی دنوں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں نے ان کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کر دے گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا، مگر اب میں ثبوت کے لیے یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ جلاد کو بلوائیے اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوائیے، ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ بیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلوانے کا حکم دیا۔ رخسانہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر خستہ حال شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ وحید الحسن کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند کی ہی تھی کہ وحید الحسن قاضی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں وحید الحسن سوداگر نہیں ہوں، وحید الحسن یہی آدمی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی وحید الحسن کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ رخسانہ دوڑ کر اس خستہ حال شخص کے سینے سے لگ گئی، پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے، اس لیے اس نے ایک کہانی گڑھ لی تھی۔ قاضی نے رخسانہ کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیاں انعام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا تھا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی۔ وحید الحسن سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسانہ جیسی ذہین بیٹی عطا فرمائی ہے۔ شہزادوں کا امتحان۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔
हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चूंकि शहजादी अंबर बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शौहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह उनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी उस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। उस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुल्क जाने की तैयारी करने लगे। उनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहाँ पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हों, उसमें बैठकर बादशाह के पास पहुंच जाएं। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर इधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और ज़हीन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से कहकहे भी लगा रहे थे और उनके चेहरों से पता चलता था कि वो बेहद मसरूर हैं। उन्हीं शहजादों में मुल्क खुरासान का शहजादा बाबर भी था। वो इन शहजादों से अलग थलग अरशे पर बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। दूसरे शहजादे उसकी तरफ देखते हुए जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी। वो उसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो उनके साथ घुल मिलकर बैठने की बजाय अहमकों की तरह मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की इस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बुत की तरह बैठा है। हालांकि ये बात आहिस्तगी से कही गई थी, मगर शहजादा बाबर ने उसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार 3 दिन के तवील सफर के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर उनके पीछे सर झुकाए चला आ रहा था। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। शहजादे उसके पास गए। बूढ़े ने अपनी लरजती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ऐ नौजवानों, मैं एक बहुत बूढ़ा शख्स हूँ। क्या मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे? बड़े मियाँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में ना हुए। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जुबान गद्दी से खिंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो? क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी इंसान हुआ करते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? अपनी जबान बंद करो। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, ये बूढ़ा तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। ये कहकर उसी नौजवान ने बूढ़े को एक ऐसा धक्का दिया कि वो दूर जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, मगर उसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे सांप सूंघ गया। फिर उनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं, बढ़ई की औलाद मालूम देता है। शहजादा बाबर ने कहा, तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हुए शर्म आना चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने से बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तड़ंगे शहजादे ने उसके पास आकर कहा, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तोड़वाने का बेहुदा मुतालबा करे? इसमें उस बेचारे बूढ़े का भी कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारी शक्लें देखकर ये समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, उसकी बात मान लोगे। उसको क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज होगे। शहजादा बाबर ने जवाब दिया और बूढ़े के कपड़ों से गर्द झाड़ने लगा, जो जमीन पर गिरने की वजह से उसके कपड़ों पर लग गई थी। उसकी बातें सुनकर तमाम शहजादों के चेहरे गमो गुस्से से सुर्ख हो गए। उसी लम्हे लंबे तिरंगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा,
इस बेवकूफ़ शहजादे ने एक गरीब बूढ़े की हमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है। अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर तमाम शहजादों ने उसकी तायद की। एक शहजादा जो कि अपने आप को तलवार का धनी समझता था, अपनी म्यान से तलवार निकालकर बोला, मैं इस अहमक से तुम सबकी बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर उस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया। मगर वो नौजवान शहजादा शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जम सका। शहजादा बाबर ने पैंतरे बदल बदल कर तलवार के ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि मदे मुकाबिल जल्द ही बेबस हो गया। शहजादा बाबर ने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उस शहजादे की तलवार उसके हाथ से निकलकर फिजा में बुलंद हुई और उसकी नोक अमरूद के दरख्त में लटके हुए एक बड़े से अमरूद में पैवस्त हो गई और फिर तलवार उस अमरूद में लटकी इधर उधर झूलने लगी। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। शहजादा बाबर ने आगे बढ़कर तलवार की नोक उस शहजादे के सीने पर रख दी। अगर वो चाहता तो उसको हलाक भी कर सकता था। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त ने दूसरे शहजादों को मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सौंध कर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक के बाद एक शहजादा बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हाँफने लगे। शहजादा बाबर फुर्तीला साबित हुआ था और उसने तमाम शहजादों को जल्द ही थका मारा था। सब शहजादे उससे सख्त नफरत महसूस करने लगे, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उनसे निमटकर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टोकरा भर गया तो शहजादा नीचे आया और फिर वो अचानक हैरत ज़दा रह गया। बाग में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया का दरवाज़ा खुला और उसमें से बादशाह, मलका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबराकर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे कि हमने ये सब चक्कर तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहमदिल और बहादुर शोहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मियार पर पूरे उतरे हो। तुम ना ही इन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और ना ही उनकी तरह बदतमीज हो। हम इस कुटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। तुमने जिस दलेरी और जुर्रतमंदी से इन तमाम निकम्मे शहजादों का मुकाबला किया था, उसने हमें तो बहुत मुतासिर किया है। तमाम शहजादों ने शर्मिंदा होकर गर्दनें झुका ली। बादशाह शहजादा बाबर को अपने साथ महल में ले गया। तमाम शहजादे अपने किए पर शर्मसार थे, इसलिए वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए। चंद ही दिनों बाद शहजादा बाबर और शहजादी अंबर की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और इसी तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदिली और जुर्रतमंदी की बिना पर दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया।